ओके तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रुद्रा 9 क्लास में। सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार और आभार हमसे जुड़ने के लिए। आज की वीडियो क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन अर्थात लिंग निर्धारण, और इससे हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंग निर्धारण वास्तव में क्या है। तो केवल कुछ निम्न श्रेणी के प्राणियों के अतिरिक्त यानी उनको छोड़ करके सभी प्राणियों में नर व मादा जन्नांग अलग अलग पाए जाते हैं। अर्थात आप उनको देख करके, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देख करके या उनके जन्नांगों को देख करके बता सकते हैं कि ये नर है या मादा है। बहुत सारे प्राणी ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा के जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, परंतु जननांग भिन्न होते हैं, तो वहाँ पर जननांगों को देख करके आप पहचान सकते हैं। और बहुत सारे जो प्राणी होते हैं उनमें लक्षण भिन्न होते हैं, शरीर की बनावट भी भिन्न होती है, जिसको बाहर से देख करके आप नर और मादा को अलग अलग पहचान सकते हैं। वास्तव में जीवों में लिंग भी एक मेंडेलियन लक्षण की भांति ही वंशागत होता है। जैसे मेंडल ने बताया था कि अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसी प्रकार जो लिंग होता है वो भी वंशागत होता है, किंतु एक जीन नहीं, अर्थात एक जीन के कारण नहीं, बल्कि एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं। अर्थात जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। इससे पहले की क्लासों में भी आपने जरूर पढ़ा होगा कि यक्स वाई नर के लिए और यक्स यक्स मादा के लिए होता है लैंगिक गुणसूत्र। अभी इसको हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ड्रासोफिला में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। चूंकि आपके सिलेबस में, एनसीईआरटी के सिलेबस में डायरेक्ट इसको मेंशन कर दिया गया है कि आपको इसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। इस टॉपिक के ऊपर आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जरूर लगा लीजिएगा और इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो हमने कहा कि वास्तव में जीवों में लिंग भी एक मेंडेलियन लक्षण की भांति ही वंशागत होता है, किंतु एक जीन नहीं वरन एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करते हैं, और इसे ही लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत कहलाता है। कहते हैं इसे ही लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत कहते हैं। और इसे किसने दिया था? मैकलंग ने दिया था। किसने दिया था? मैकलंग ने दिया था। कब दिया था? 1902 में दिया था। तो मैकलंग ने 1902 में लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्या आप हमें बता सकते हो कि इससे पहले की वीडियो में हमने 1902 में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बताया था, वो सिद्धांत क्या है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में हमने उसको आपको डिटेल में पढ़ा रखा है। तो सिद्धांत का नाम आप लिखें। अगर साथ साथ में अभी ये भी लर्न है कि उस सिद्धांत का प्रतिपादन किन दो वैज्ञानिकों ने किया था, तो उसका नाम भी हमें ज़रूर बताइए। तो 1902 में मैकलंग ने किसका प्रतिपादन किया? लिंग निर्धारण का गुणसूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और उनके अनुसार था कि लिंग भी एक आनुवंशिक लक्षण है। लिंग भी कैसा लक्षण है? आनुवंशिक लक्षण है। और अन्य सभी कायिक लक्षणों के समान लैंगिक लक्षण भी गुणसूत्रों पर वंशागत होते हैं या गुणसूत्रों द्वारा वंशागत होते हैं। यानी 1900 के दौरान गुणसूत्र पर काफी वर्क चल रहा था। तो ये भी किस पर निर्भर करता है? गुणसूत्र पर निर्भर करता है। और जैसे अन्य लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं, ऐसे लैंगिक लक्षण भी पहुंचते हैं। और लिंग निर्धारण के लिए कोई जीन कारक नहीं होता। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, अर्थात दो जोड़ी गुणसूत्र ही जिम्मेदार होते हैं लिंग निर्धारण के लिए। समस्त एक लिंगी जीवधारियों की कोशिकाओं में दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इस पे बात किया था जब हमने गुणसूत्र आपको समझाया था। पहला है ऑटोसोम्स या कायिक गुणसूत्र, जिन्हें हम सोमेटिक क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। इन पर केवल दैहिक लक्षणों के जीन्स उपस्थित होते हैं, मतलब बॉडी के स्ट्रक्चर कैसा होगा, आवाज़ कैसी होगी, बहुत सारे लक्षण आनुवंशिक लक्षण होते हैं। बाल घुंघराले होंगे या आंखों के जो कलर है, ये सब दैहिक लक्षण होते हैं और ये सब इन पर उपस्थित होते हैं। ऐसे ही दूसरा जो है वो हेट्रोसोम्स या लिंग गुणसूत्र जिनको कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ये लिंग निर्धारण करते हैं। इनमें जो यक्स होता है वो स्त्री लक्षण को उत्पन्न करता है।
अर्थात अगर यक्स यक्स होगा तो स्त्री के लक्षण उत्पन्न होंगे और वो मादा बनेगी, तथा वाई गुणसूत्र नर के लक्षणों को उत्पन्न करता है। तो ये बात थी कि ये थ्योरी क्या कहती है। अब चूंकि गुणसूत्रों का प्रारूप जो होता है वो विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होता है, तो अब हम जान लेते हैं कि गुणसूत्रीय प्रारूप के अनुसार विभिन्न जीवों में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है। अब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ड्रासोफिला है, मानव है और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझेंगे। तो इस बोर्ड को इरेज कर देते हैं, फिर बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कैसे होती है, अर्थात मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन बाय क्रोमोसोम्स की क्रोमोसोम्स कैसे ट्रांसफर होते हैं जिससे लिंग का निर्धारण होता है। तो अगर बात करें तो इसमें लिंग निर्धारण के लिए विभिन्न जंतुओं में निम्नलिखित गुणसूत्रीय प्रारूप पाए जाते हैं और ये प्रारूप ही निर्धारित करते हैं कि कैसे लिंग निर्धारण का सिस्टम होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी प्राणियों में लिंग निर्धारण का एक ही सिस्टम हो, क्योंकि अभी हम लोग पक्षियों, ड्रासोफिला, मनुष्य और मधुमक्खियों में भी लिंग निर्धारण जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो प्रारूप है वो है यक्स 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 वाई गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। सबसे पहला प्रारूप जो हमने लिया है वो है, हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं इसको, और आप भी जब भी नोट्स में हेडिंग डालना तो इसको कैपिटल ए से लिखना और हेडिंग डालना यक्स यक्स और यक्स वाई गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण। तो इसमें बात करें, अधिकांश उच्च प्राणियों में लिंग गुणसूत्रों का केवल एक ही जोड़ा पाया जाता है, अर्थात सिर्फ एक पेयर लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। मादा में यक्स यक्स द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं, तथा या इसे हम क्या कह सकते हैं, चूंकि यक्स यक्स दोनों समजाति ही है तो मादा में अलग अलग नहीं हुआ, अर्थात दोनों यक्स यक्स का साइज आकार सेम ही होगा, इसलिए इसे हम समयुग्मकी लिंग कह सकते हैं। मादा को हम समयुग्मकी लिंग कह सकते हैं और नर में लिंग गुणसूत्र असमान होते हैं, इन्हें हम यक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं और ये कैसे हो जाएंगे, विषम युग्मकी लिंग हो जाएंगे, अर्थात हेट्रोगैमेटिक सेक्स हो जाएंगे। जो मादा होगी उसमें समयुग्मकी होगा, अर्थात जो दोनों ओवा बनेंगे वो कैसे होंगे, चांसेस जो ओवा बनने के चांसेस हैं वो दोनों में यक्स क्रोमोसोम ही रहेगा, तो ये समयुग्मकी हो गया। जबकि जो मेल होगा या नर होगा उसमें चांसेस यक्स के शुक्राणु अलग बनने के हैं और वाई के शुक्राणु अलग बनने के हैं। अब इसका जो पहला उदाहरण है वो है मनुष्य में यक्स 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 वाई प्रकार का लिंग निर्धारण। एग्जाम में अगर सिर्फ आपसे इतना ही पूछा गया 2 से 3 नंबर में कि मानव में सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, तो इससे पहले का जितना भी पार्ट है उसको आपको नहीं लिखना है, सिर्फ यहीं से हेडिंग डालना है और यहीं से लिखना, वहां एग्जाम में प्रारंभ करना। इससे पहले के लिखने से आपको कोई भी लाभ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान ही होगा, वो है समय आपका अधिक लग जाएगा। अगर सिर्फ पूछता है कि मानव के लिए लिखिए तो सिर्फ मानव का आपको एग्जाम्पल लिखना है। ड्रासोफिला का पूछता है तो ड्रासोफिला का पूछना है, पक्षियों का पूछता है तो पक्षियों का लिखना है, मधुमक्खी का पूछेगा तो मधुमक्खी का लिखना है। तो ये सेंस आपके दिमाग में पहले से होना चाहिए। तो मनुष्यों में यक्स एक्स या यक्स वाई प्रकार का लिंग निर्धारण, इस हेडिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मनुष्य में लिंग का निर्धारण। तो मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में अर्थात जो बॉडी सेल्स होती हैं उनमें 46 अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये बात आप पहले से जानते हैं। इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात लिंग निर्धारण में उनका कोई भी योगदान नहीं होता है। इन्हें ऑटोसोम्स कहा जाता है या ये ऑटोसोम कहलाते हैं। 23वीं जोड़ी के जो गुणसूत्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। 23वीं जोड़े के जो दोनों गुणसूत्र हैं उनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। स्त्री में तो ये दोनों समान होते हैं, अर्थात एक ही जैसे होते हैं, जैसे हमने कहा था यक्स एक्स होते हैं, परंतु पुरुषों में एक गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। एक गुणसूत्र बड़ा होगा और दूसरा गुणसूत्र बहुत ही छोटा होगा, जबकि महिलाओं में दोनों गुणसूत्र बराबर के थे, यक्स एक्स से उनको प्रदर्शित कर रहे थे। अब इसमें एक गुणसूत्र जो है वो दूसरे गुणसूत्र की अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है और इस छोटे गुणसूत्र को वाई गुणसूत्र बोला जाता है या वाई से प्रदर्शित करते हैं। वाई जैसा है नहीं वो, उसको हम डिनोट कर रहे हैं वाई से, जिससे हमको अध्ययन में सुविधा मिल सके। तथा इसके साथ लंबे गुणसूत्र को यक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा,
यक्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जो यक्स यक्स या यक्स वाई गुणसूत्रों का जो लिंग निर्धारण है वो उच्च प्राणियों में होता है, और इसमें जो मादा होती है उसमें यक्स एक्स प्रकार के गुणसूत्र 23वीं जोड़ी जो है वो यक्स एक्स प्रकार की होती है, जबकि नर में क्या होती है, यक्स वाई प्रकार की होती है। अर्थात जो 44 गुणसूत्र और हैं वो दोनों में समान ही हैं। अतः शुक्राणु निर्माण के समय दोनों लिंग गुणसूत्र जो भिन्न भिन्न शुक्राणुओं में चले जाते हैं। नर में एक वाई है और एक एक्स है, इसलिए शुक्राणु एक एक्स टाइप वाले बन जाएंगे, एक वाई टाइप वाले बन जाएंगे। इस प्रकार मानव में लिंग निर्धारण को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। अब मेन पॉइंट आपको समझना है, इधर हमने ले लिया है नर, इधर ले लिया है नर और इधर ले लिया है मादा। क्लियर? ये नर है और ये मादा है। हम जानते हैं कि जो इसकी कोशिका होगी उसमें कितने गुणसूत्र होंगे, 44 गुणसूत्र। ये कैसे हैं 44 गुणसूत्र? कैसे हैं? ऑटोसोम है। कैसे हैं? ऑटोसोम है। क्लियर? ये ऑटोसोम्स हो गए, प्लस जो 2 गुणसूत्र बचते हैं वो क्या है, लिंग गुणसूत्र है। और नर में कैसे होते हैं, यक्स वाई होते हैं। क्या होते हैं? यक्स वाई होते हैं। और इनको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिंग गुणसूत्र लिख सकते हैं। ये हो गए लिंग गुणसूत्र, तो यहां हम लिख देते हैं लिंग गुणसूत्र। क्लियर? ये हो गया लिंग गुणसूत्र और ये हो गए ऑटोसोम्स। अब मादा की बात करें तो हम जानते हैं कि जो मादा होगी उसमें 44 क्या होंगे, 44 गुणसूत्र जो होंगे वो कैसे होंगे, ऑटोसोम्स होंगे। ये ऑटोसोम्स होंगे, प्लस यक्स यक्स जो गुणसूत्र यानी 23वां जो जोड़ा होगा, या आप 45 और 46 गिनती भी बोल सकते हैं। जो 23वां जोड़ा होगा वो क्या होगा, लिंग गुणसूत्र होगा। वो क्या कहलाएगा, लिंग गुणसूत्र है। ये लिंग गुणसूत्र है। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब युग्मक जनन होगा। युग्मक जनन के दौरान आपको पता है कि नर में किसका निर्माण होगा, स्पर्म का निर्माण होगा। स्पर्म का निर्माण किससे होता है, जननिक उपकला कोशिकाओं से निर्माण होता है। इसमें सबसे पहले प्राइमरी क्या बनती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं, और ये डिवाइड हो जाती हैं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, जिससे क्या होता है, यक्स पार्ट अलग चला गया, वाई पार्ट अलग चला गया। अब इसमें फिर से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं और इनसे बनते हैं स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड का होता है कायांतरण, जिससे बनते हैं स्पर्म। अर्थात हमारे पास 2 संभावनाएं हैं, नर में से 2 संभावनाएं हैं कि 2 तरह के शुक्राणु बन सकते हैं। सबसे पहला शुक्राणु हो सकता है, चूंकि अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 22 प्लस यक्स, एक ये संभावना है, और दूसरी संभावना है 22 प्लस वाई। बात समझ में आ गई कि 2 तरह के शुक्राणु नर के बन सकते हैं। नर के कितने प्रकार के शुक्राणु बन सकते हैं, 2 प्रकार के, एक यक्स क्रोमोसोम वाले और एक वाई क्रोमोसोम वाले। इतनी बात क्लियर हो गई। ऐसे जो मादा है इसमें 2 प्रकार के अंडाणु बनने की संभावनाएं हैं, और दोनों संभावनाएं सेम ही होंगी क्योंकि उसमें दोनों गुणसूत्र जो थे वो समान थे। तो 22 प्लस यक्स ये हो गया, ये पहली संभावना हो गई, और दूसरी संभावना भी 22 प्लस यक्स ही है। तो ये हो गए शुक्राणु। ये क्या हो गए, शुक्राणु। ठीक है, इधर भी फिगर बना सकते हो आप चाहो तो। ये शुक्राणु हो गए, ये यक्स शुक्राणु हो गया, ये वाई शुक्राणु हो गया, और ये हो गए अंडाणु। ये संभावनाएं दर्शाई गई कि ऐसा हो सकता है। अब क्या कराते हैं, अब इनका हुआ निषेचन क्रिया, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। अब ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर इसका और इसका मिलन हम कराते हैं तो 22 और 22 44 प्लस यक्स और यक्स 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 क्या बनेगा, यक्स यक्स। क्लियर, यक्स एक्स बन गया। अब अगर इसका और इसका अगर हम निषेचन कराते हैं तो क्या बनेगा, बोले 22 और 22 44 प्लस यक्स और यक्स यक्स और यक्स। तो हमने देखा
ये दोनों एक जैसे ही हैं। अब यहां इससे और इसका संकलन कराते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, क्या बन जाएगा, 22 और 22 44 प्लस x और y एक्स वाई। क्लियर। अब लास्ट में इसका और इसका संकलन करा देते हैं तो ये बन जाएगा 22 और 22 44 प्लस x और y। क्लियर हो गई इतनी बात। अब हम देखते हैं, यहां पे लिख देते हैं शुक्राणु। क्या लिख देते हैं, शुक्राणु है ये, शुक्राणु। क्लियर। और वो है अंडाणु। अब ध्यान से देखेंगे, अगर हम मैच करें तो नर कैसा है, 44 गुणसूत्र प्लस यक्स वाई, और मादा कैसी है, 44 गुणसूत्र प्लस यक्स एक्स। तो यहां हम देखें 44 गुणसूत्र प्लस यक्स एक्स, 44 गुणसूत्र प्लस यक्स एक्स, अर्थात इसमें से दो क्या बन रहे हैं, दो पुत्री का निर्माण हो रहा है, जिसके कह सकते हो आप मादा संतति का निर्माण हो रहा है। तो 50% मादा संतान, 50% मादा संतत और 50% नर संतति, नर संतति का निर्माण की संभावनाएं होती हैं। अर्थात इसको पुत्री बोला जाता है, मादा संतति को पुत्री और नर संतति को पुत्र कहा जाता है। क्लियर। तो हमने देखा इसके अनुसार कि 50-50 चांसेस होते हैं मनुष्य के लिंग निर्धारण में कि वह बेटा होगा या बेटी होगा। समाज में बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त हैं आज भी, जिसमें महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कमतर समझा जाता है, और ये सबसे बड़ी और निरर्थक भावना है। ये भावना बिल्कुल भी खत्म हो जानी चाहिए, और आज बहुत हद तक खत्म भी हो चुकी है। सिर्फ वही ये है जहां पर अशिक्षित लोग रहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि जब भी ब्लेम किया जाता है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अक्सर पुत्री पैदा होने पर दोष माता को दिया जाता है। क्या यह सही है? लेकिन अगर आप इसका उत्तर लिखते हैं तो आप इसका जवाब देंगे कि यह बिल्कुल सही नहीं है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि पुत्री का पैदा होना किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को ही बनाना नहीं चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि पुत्री संतान उत्पन्न होने का दोष माता को दिया जाता है, क्या यह सही है? तो आपको सबसे पहले लिखना है कि यह बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने तो बताया कि यह क्वेश्चन ही सही नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत सेंटेंस है, क्योंकि पुत्री का पैदा होना किसी भी प्रकार से दोष नहीं होता है। और यह तो एक हिसाब से आप देखें तो बहुत ही खुशी की बात होती है। तो सबसे पहले आप वहां जवाब लिखेंगे कि नहीं, यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि लिंग निर्धारण का जो पूर्ण जिम्मेदार है वह पुरुषों में उपस्थित वायु गुणसूत्र होता है। पुरुषों में उपस्थित वायु गुणसूत्र होता है, ना कि मादा का अंडाणु। अर्थात हम कह सकते हैं नर का वायु शुक्राणु ही मानव में लिंग निर्धारण का कार्य करता है। इस अध्ययन से हमें यह तो जरूर पता चल गया है कि पुत्री या पुत्र का पैदा होना सिर्फ एक संयोग है। इसमें किसी भी ना नर और ना ही नारी किसी की भी जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि यह संयोग का कारण है कि कौन सा गुणसूत्र निषेचन में भाग लेता है। अगर हम इस आकलन को देखते हैं तो एक हिसाब से देखा जाए तो नर और नारी दोनों की संख्याएं समान होनी चाहिए समाज में, क्योंकि 50% चांसेज होते हैं पुत्री बनने के और 50% चांसेज होते हैं पुत्र होने के, क्योंकि जो वायु गुणसूत्र है और यक्ष गुणसूत्र है, दो तरह के गुणसूत्र नर में बनते हैं। अब इसमें यह सिर्फ संयोग बस होता है कि कुछ जो जनक होते हैं उनमें पुत्रियों की संख्या अधिक होती है, कुछ जनकों में पुत्रों की संख्या अधिक होती है। मतलब वो जब जनक संतान उत्पन्न करते हैं तो कुछ जनकों की जो संतानें होती हैं उसमें पुत्रियों की संख्या अधिक होती है, और कुछ जनक की संतानों में पुत्रों की संख्या अधिक होती है, और कुछ में इन दोनों की संख्या है वो बराबर होती। तो यह एक संयोग मात्र है। इसमें ना तो नर और ना ही नारी कोई भी जिम्मेदार नहीं है। इसमें जिम्मेदार है या वायु गुणसूत्र और या लिंग निर्धारण की पद्धति।